हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हाइपरटेंशन में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेस्कुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलास्टिक आर्टरी कैसा होता है, मस्कुलर आर्टरी कैसा होता है, आर्ट्रियोल्स कैसा होता है, मेटा आर्ट्रियोल्स कैसा होता है और मेरा कैपिलरीज कैसा होता है। और इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था और इसका काम भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग हाइपरटेंशन को देखते हैं। हम लोग हाइपरटेंशन को शुरू करते हैं एक्चुअली। तो हाइपरटेंशन जब हम लोग नाम सुनते हैं तो हाइपरटेंशन सुनने के बाद हम लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक है, हम लोग जनरली यही जानते हैं कि हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का राइज हो जाना। लेकिन हर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन बोलने का कुछ कंडीशन होता है। हम लोग हाइपरटेंशन को डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे कि एबनॉर्मली सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रहेगा, तभी हम लोग उसको बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? एबनॉर्मली सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, एबनॉर्मली सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होगा, नॉर्मली नहीं। ऐसा बहुत सारा आपके डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस आते हैं जब आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 4 फ्लोर चढ़ गए सीढ़ी, ओके, या फिर आप जा रहे थे, रास्ते में कुत्ता दौड़ाने लगा, आप भागने लगे, या फिर मान लेते हैं कि सांप वाप देख लिया, तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका हार्ट बीट जोर से पंप करने लगेगा। ठीक है ना। लेकिन जब इन सब सिचुएशन से आप गुजर जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जब आप शांत से बैठते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, उस सिचुएशन से, ट्रॉमा से निकल जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। जब एबनॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है और राइज करने के बाद उसमें सस्टेन रहता है, वो वापस नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लेवल पे नहीं आ पाता है, तब हम लोग उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। ओके। तो जैसे कि आप बैठे हुए हैं और कुछ किए नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं किए हुए काम कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, आप सीधे बैठे हुए हैं और आपका ब्लड प्रेशर 145 हो गया और वो नॉर्मल आ ही नहीं रहा है, तो ये तो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर राइज हो गया ना। तो इस एबनॉर्मल बढ़े हुए प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग हाइपरटेंशन को समझ गए, किसको बोलते हैं हाइपरटेंशन? एबनॉर्मली सस्टेन्ड एलिवेशन हो, ऐसा नहीं कि बस बढ़ा फिर घट गया नॉर्मल में तो उसको हम हाइपरटेंशन बोल देंगे। ठीक है ना। सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जब हम लोग हाइपरटेंशन टर्म का यूज करते हैं तो हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन का। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हम लोग जब हाइपरटेंशन का टर्म यूज करते हैं तो वो हम लोग टर्म यूज करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में हाइपरटेंशन का। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन का हम लोग ब्लड प्रेशर का बात करेंगे तो उसमें हम लोग पल्मोनरी हाइपरटेंशन लगाते हैं, नोट सिर्फ हाइपरटेंशन बोलते नहीं है, उसमें हम लोग प्रॉपरली पल्मोनरी हाइपरटेंशन टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है। ओके, अब हम लोग हाइपरटेंशन में देखते हैं कि हम लोग जान गए कि एबनॉर्मली सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हम लोग पिछले वीडियो में भी कुछ बहुत देखे थे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर को सीधा सीधा यही होता है कि जो मेरा सर्कुलेटिंग ब्लड है, ठीक है ना, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटिंग ब्लड है, वो मेरा इस वेस्कुलर वॉल में कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर का सिंपल सा हम लोग डिफिनेशन ऐसे ही लिख सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड इनटू द वॉल ऑफ
ब्लड वेसल। ओके, या फिर हम लोग इसको अपोजिट भी समझ सकते हैं कि जब ये ब्लड इस वॉल पे मेरा फोर्स लगाता है तो ये वॉल भी अपोजिट फोर्स लगाता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से, द रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय वेस्कुलर वॉल अगेंस्ट द सर्कुलेटिंग ब्लड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, इस दो तरह से। ठीक है, तो जब हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उसको कहेंगे जब मैक्सिमम फोर्स, जब मेरा ब्लड एग्जर्ट मतलब मैक्सिमम फोर्स जब सर्कुलेटिंग ब्लड वेस्कुलर वॉल पे लगाता है तो उससे जो ब्लड प्रेशर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स बाय द ब्लड maximum force by the blood to the vascular wall। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड थ्रू द वेस्कुलर वॉल। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग अभी आगे समझेंगे, बस अभी इतना समझ लेते हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स लगाता है मेरा ब्लड, जितना मैक्सिमम फोर्स लगाता है ब्लड इस वॉल पे, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जितना कम ये ब्लड फोर्स लगाता है, जो मिनिमम फोर्स लगाता है मेरा ब्लड इस वेस्कुलर वॉल पे, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, और हम लोग ब्लड प्रेशर को, हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, हम लोग ब्लड प्रेशर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। तो हम लोगों को देखने को मिल जाता है, किसी भी रिपोर्ट में देखेंगे तो मान लेते हैं कि 125/85 लिखा मिल जाता है, 150/75 लिखा मिल गया, 145/90 लिखा मिल गया। तो इस तरह का हम लोगों का ब्लड प्रेशर मतलब लिखा मिलता है किसी भी रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग समझ गए ब्लड प्रेशर के बारे में और हाइपरटेंशन के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, मतलब किस ब्लड प्रेशर को हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जिसको हम लोग बोल देंगे कि यही वो वैल्यू है जो कि नॉर्मल वैल्यू होता है ब्लड प्रेशर के लिए, एक मनुष्य के लिए। ऐसी बात नहीं है। ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन मैन, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कट ऑफ वैल्यू नहीं मान सकते हैं कि यही कट ऑफ वैल्यू है जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल है। वो पर्सन टू पर्सन बदल जाता है वैल्यू। किसी का बॉडी 150/75 टॉलरेट करता है, किसी का बॉडी 120/80 टॉलरेट करता है, किसी का बॉडी 1 है। तो अलग अलग बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यहाँ पे कोई एक कट ऑफ वैल्यू नहीं है जिसको हम लोग बोलेंगे कि यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बोलता है कि 120/80 है, वो नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। अब मान लेते हैं किसी का 122/81 आ गया, तो ये भी नॉर्मल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली।
ठीक है ना, किसी दूसरे का इतना है तो हम लोग इसको ये नहीं बोलते हैं कि इसको हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये जो होता है मेरा फॉलो करता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को, फॉलो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि हाइट का गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, कि उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बोल सकते हैं कि ये हाइट का मतलब पैरामीटर है, ठीक है ना, टॉल का है या फिर शॉर्ट का है। तो उसी तरह यहाँ हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। देयर इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, देयर इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, देयर इज़ नॉट स्ट्रिक्ट universally, there is not strict universally applicable, ठीक है, न्यूमेरिकल कट ऑफ फॉर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, there is not strict universally applicable numerical cutoff for नॉर्मल ब्लड प्रेशर। बट फिर भी हम लोग फॉर द मेडिकल एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, फॉर द मेडिकल एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑप्टिमम मान के चलते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू मान के चलते हैं 115/75 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। हम लोग इतना नॉर्मली मान के चलते हैं कि ये ऑप्टिमम वैल्यू है। इससे अगर ऊपर जा रहा है तो जहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया तो फिर हाइपरटेंशन के कैटेगरी में वो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं। एक्चुअली हम बीपी में, ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर मेरा आता है, ठीक है ना, ये ब्लड प्रेशर जो होता है मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो बॉडी में कैसे जनरेट होता है ये हम लोग देखते हैं। इसको डिटरमाइन कौन करता है इस ब्लड प्रेशर को, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। क्या हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली कैसे ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर का फिजियोलॉजी क्या है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है मेनली 2 पैरामीटर्स पे, ठीक है। वो 2 पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, वो 2 पैरामीटर्स होते हैं हमारे कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये 2 पैरामीटर है, इस पर ही हमारा पूरा ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। तो हम लोग समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करता है हमारा ब्लड प्रेशर को, तो देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है ना, ये मेनली डिटरमाइन करता है हमको, ये मेनली डिटरमाइन करता है मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ओके। और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये मेनली डिटरमाइन करता है मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ऐसे यदि हम
बीपी ब्लड प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो चाहे वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो चाहे वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, दोनों को डिटरमाइन करने में मेरा कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का हाथ रहता है, ठीक है ना। लेकिन मेनली जो मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिटरमाइन होता है वो कार्डियक आउटपुट से होता है, और मेनली जो मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मेनली डिटरमाइन होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। तो हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। तो ये हमने बना लिया डायग्राम, ये है मेरा लेफ्ट हार्ट, ये है मेरा राइट हार्ट, ठीक है ना। ये निकला यहाँ से आयोटा, फिर आयोटा आगे जाके मेरा मस्कुलर आर्टरी में बदलता है, मस्कुलर आर्टरी का ब्रांच देता है, फिर वो ब्रांच आर्ट्रियोल्स में बढ़ता है, फिर आर्ट्रियोल्स से मेरा कैपिलरीज बनते हैं, फिर वो ब्लड जो है मेरा कैपिलरीज से होते हुए इधर वेंस में जाता है, स्मॉल साइज वेन में जाएगा, लार्ज साइज वेन में जाएगा, फिर वो सुपीरियर वेन के बाद इन्फीरियर वेन के बाद के थ्रू मेरा राइट हार्ट में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए मेरे लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से मेरा लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। तो इस तरह का मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं हमारा कार्डियक आउटपुट को कि और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कि कैसे ये डिटरमाइन करता है मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, और कैसे मेरा डिटरमाइन करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखते हैं, तो ये मेरा लेफ्ट हार्ट है, ओके। और यहाँ पे रहता है मेरा आयोटिक वॉल्व, ओके, यहाँ पे रहता है मेरा आयोटिक वॉल्व। तो ड्यूरिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ड्यूरिंग सिस्टली जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ का जितना भी मेरा ब्लड रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो मेरा प्रेशर के साथ अयोटा में जाता है, और अयोटा से होते हुए आगे ब्लड वेसल्स में जाते हैं हमारे, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, जब मेरा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो अब यहाँ का वाल्व ओपन हो जाता है, आयोटिक वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है, और मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल और जो यहाँ मेरा अयोटा का जो स्पेस है वो कनेक्ट हो जाता है, वो एक स्पेस बन जाता है। तो जितना प्रेशर यहाँ पे उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है, उतना ही प्रेशर मेरा अयोटा में रहता है, और आगे के मेरे वेसल्स में रहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जितना प्रेशर से ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उतना ही प्रेशर से यहाँ का ब्लड मेरा अयोटा में जाता है, और ये ब्लड अयोटा में जाके उतना ही प्रेशर से यहाँ अयोटिक वॉल में प्रेशर लगाता है, और वही जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहाँ से मेरा ब्लड गया, और ब्लड जाता है, जब यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड आता है तो ये इलास्टिसिटी होने के कारण, हम लोग पिछली वीडियो में देखे भी थे कि ये अयोटा जो है मेरा अयोटिक वॉल जो है मेरा वो इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे जब ब्लड बहुत प्रेशर से आता है तो इलास्टिसिटी का होने के कारण ये जो है डायलेट कर जाता है, ठीक है ना, मतलब फैल जाता है, अयोटा का वॉल जो है मेरा फैल जाता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर मिलता है, जब ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करता है तब यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर रहता है, और उसी मैक्सिमम प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। तो इसी तरह से जो कार्डियक आउटपुट होता है वो मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, और रिलैक्स करता है उस समय मेरा अयोटिक वॉल्व है वो भी बंद हो जाता है, और मेरा जो कनेक्शन था अयोटा का और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वो कनेक्शन कट हो जाता है, और जो यहाँ पे ब्लड था वही ब्लड अब यहाँ पे अयोटा में या फिर जो ब्लड आगे बढ़ेगा वही ब्लड जो है मेरा आर्टरी में प्रेशर लगाएगा। तो होता क्या है कि इसके कनेक्शन कट हो जाने के बाद और इसके रिलैक्स होने के बाद यहाँ जो स्ट्रेच हुआ था, यहाँ जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, और जिस लास्ट
जितना मिनिमम यहाँ पे ब्लड प्रेशर आता है उस सबसे लास्ट सबसे मिनिमम ब्लड प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं। तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेरा कैसे डिटरमाइन हो रहा है? ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कौन करेगा? यहाँ पे कौन डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे कितना ब्लड बचा है और कितना ब्लड यहाँ पे इस आयोटा पे या फिर ब्लड वेसल्स पे फोर्स लगाएगा? वो डिटरमाइन करता है मेरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस मेरा डिटरमाइन करता है। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि जो पेरिफेरल में मेरा होता क्या है? पेरिफेरल में मेरा होता है आर्ट्रियोल्स और मेटा आर्ट्रियोल्स। ठीक है ना, आर्ट्रियोल्स होता है और मेटा आर्ट्रियोल्स होता है। और हम लोगों ने देखा था कि आर्ट्रियोल्स में क्या होता है कि खुद का उसमें क्षमता रहता है कि वो डायलेट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू। वो जो मेरा आर्ट्रियोल्स रहता है वो ब्लड को पास होने देता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि ये मेरा आर्ट्रियोल्स है, ये मेरा मेटा आर्ट्रियोल्स है। तो आर्ट्रियोल्स के पास कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन करने का क्षमता रहता है। और मेटा आर्ट्रियोल जो है उसके पास मेरा इंस्फिंक्टर रहता है और वो इंस्फिंक्टर क्लोज और ओपन हो सकता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर। तो ये क्लोज और ओपन होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड टू द टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर जहाँ भी जा रहा है। तो ये भी रिक्वायरमेंट अनुसार क्लोज या फिर ओपन होगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो मेरा आर्ट्रियोल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया और ये जो मेरा मेटा आर्ट्रियोल में स्फिंक्टर था वो भी मेरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, तो क्या होगा? वो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है यहाँ पे अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ये मान आर्ट्रियोल्स मेटा आर्ट्रियोल्स जो भी है ये आर्ट्रियोल्स मान लेते हैं, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया तो ये आगे ब्लड फ्लो नहीं होने देगा। आगे ब्लड फ्लो होने नहीं देगा तो यहाँ पे ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ब्लड यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो जो मेरा ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू राइज हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर ये डायलेट कर जाता है मेरा आर्ट्रियोल्स मेटा आर्ट्रियोल्स का इंस्पेक्टर, तो मोर ब्लड जो है मेरा आर्ट्रियल साइड से वेनस साइड की ओर जाएगी और मेरा यहाँ पे ब्लड का अमाउंट भी कम हो जाएगा। ब्लड का अमाउंट कम होगा तो मेरा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो और ज़्यादा घट जाएगा और भी ज़्यादा नीचे आने लगेगा। ओके, तो इस तरह से जो मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको डिटरमाइन करता है हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ बात आ रहा है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम लोग मतलब यहाँ पे हो रहा है कि ऑल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कंबाइनली, ऑल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे बॉडी का पूरा पेरिफेरी का रेजिस्टेंस को कंबाइनली हम लोग एक साथ जब बोलेंगे, उसका मीन निकाल के बोलेंगे, तब हम लोग बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आप एक हाथ से ही कसरत कर रहे हैं, ठीक है ना, एक हाथ से डंबल उठा रहे हैं तो यहाँ तो मेरा जो आर्ट्रियोल्स रहेगा वो डायलेट कर जाएगा या फिर ब्लड वेसल रहेगा वो डायलेट कर जाएगा। लेकिन एक हाथ को आप ऐसे रखे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ तो मेरा जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो रहेगा वो तो ज़्यादा रहेगा, वो पार होने नहीं देगा ब्लड को, वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट रहेगा ब्लड वेसल्स। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो इस हाथ में है तो हम इसी हाथ का लेंगे। कलेक्टिवली हम लोग का मतलब कि कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग समझ लिए यहाँ तक कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेरा कैसे डिटरमाइन हो रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे डिटरमाइन हो रहा है, इतना। लेकिन इतना ही नहीं है, और भी कोर्स है, और भी इसका देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट और किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखते हैं यहाँ पे ऐसे कि ब्लड प्रेशर है, क्या होता है ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। ठीक है ना, तो ये किस पे डिटरमाइन कर रहा है? दो चीज़ों पे ये इसको डिटरमाइन कर रहा है ब्लड प्रेशर। कौन कौन कर रहा है? कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो मेनली सिस्टोलिक को इफेक्ट कर रहा है और जो मेरा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो मेनली डायस्टोलिक को इफेक्ट कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट मेरा और किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है?
तो हम जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पे डिपेंड करेगा, तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से भी मेरा ब्लड प्रेशर डिटरमाइन होता है, ठीक है ना। कैसे? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक बार जब मेरा हार्ट पंप कर रहा है तो उससे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड मेरा वेसल्स में जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड तो ज़्यादा प्रेशर। और हार्ट रेट भी अगर बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है मेरा वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा डिपेंड करता है प्री लोड पे, आफ्टर लोड पे, ओके, प्री लोड, आफ्टर लोड, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, ठीक है। ये तीनों चीज़ों पे मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो इन तीनों चीज़ों से मेरा ब्लड प्रेशर भी डिटरमाइन होगा, ठीक है ना। प्री लोड किसको बोलते हैं हम? प्री लोड बोलते हैं कि कितना मेरा ब्लड हार्ट में भरा, ठीक है ना, कितना मेरा ब्लड हार्ट में भरा। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा हार्ट में तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप करेगा, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्ट अगर ब्लड पंप कर रहा है तो फिर मेरा ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर लोड पे भी मेरा डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। आफ्टर लोड किसे कहते हैं? आफ्टर लोड हम लोग कहते हैं जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड सेंड करता है, तो उस दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल को कितना रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। मतलब जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है मेरा, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से अगर ब्लड यहाँ भेजने का प्रयास कर रहा है तो इसको कुछ रेजिस्टेंस का फील करना पड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। आयोटिक वॉल्व जो है जो आयोटा है वो कुछ रेजिस्टेंस प्रदान करता है यहाँ से यहाँ ब्लड का ट्रेवल करने में, ठीक है ना। तो उस ट्रेवल करवाने में इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ट्रेवल कराने के लिए जितना रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, उसी को हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। तो यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्लड यहाँ से अयोटा में पास नहीं करने पाएगा, और यदि ज़्यादा ब्लड अयोटा में पास नहीं करेगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा ब्लड प्रेशर पे तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आफ्टर लोड पे भी मेरा डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिपेंड करेगा। ये कितना जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना, क्योंकि जितना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा मेरा ब्लड अयोटा में जाएगा, और जितना ज़्यादा ब्लड मेरा अयोटा में जाएगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से मेरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिपेंड करेगा। अच्छा, अब मेरा प्री लोड और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये हम देख लेते हैं। प्री लोड भी मेरा डिपेंड करेगा किसमें? टोटल ब्लड वॉल्यूम। हमारे शरीर में ब्लड का वॉल्यूम कितना है। अगर ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम है तो फिर ज़्यादा ब्लड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कम ब्लड ही नहीं है बॉडी में तो फिर ब्लड भरेगा कहाँ से भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ब्लड वॉल्यूम हमारे शरीर में कितना है उस पर मेरे डिपेंड करता है प्री लोड, ठीक है। अच्छा, और डिपेंड करता है मेरा वेसोमोटर कॉन्ट्रैक्शन। किस पे डिपेंड करता है? वेसोमोटर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब
ये जो मेरा वेन है, वेना सिस्टम है, ठीक है ना, ये वेना सिस्टम कितना जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस चीज़ पे मेरा डिपेंड करता है प्रीलोड। ऑब्वियस सी बात है, यदि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, यदि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो मेरा ज़्यादा ब्लड फिल करेगा किसमें, राइट हार्ट में, और राइट हार्ट से फिर ज़्यादा ब्लड यहाँ पे पंप करके फिर मेरा लंग्स से होते हुए मेरा लेफ्ट हार्ट में जाएगा, और लेफ्ट हार्ट में अगर ज़्यादा भरेगा, ठीक है ना, तो फिर वही बात है, प्रीलोड ज़्यादा होगा। तो वेसोमोटर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि मेरा ये जो वेन्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है प्रीलोड, ठीक है। अच्छा, और एक प्रीलोड डिपेंड करता है मेरा डायस्टोलिक ड्यूरेशन पे, ठीक है ना, या फिर रिलैक्सेशन ड्यूरेशन, ठीक है ना, रिलैक्सेशन ड्यूरेशन। डायस्टोलिक ड्यूरेशन बोलेंगे या रिलैक्सेशन ड्यूरेशन करेंगे, मतलब जब ये रिलैक्स करता है, जब सिस्टोल के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये डायस्टोल स्टेज में जाता है, जब ये रिलैक्स करता है तो कितना देर तक वो रिलैक्स कंडीशन में रहेगा, उतना ज़्यादा प्रीलोड होगा ना, क्योंकि जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, यदि ये रिलैक्स ज़्यादा देर तक रहेगा तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा देर तक भरेगा, और ज़्यादा देर तक भरेगा तो मेरा प्रीलोड ज़्यादा होगा, और प्रीलोड ज़्यादा होगा तो वही है, ब्लड ज़्यादा होगा तो ब्लड यहाँ से ज़्यादा पंप होगा, और जितना ज़्यादा ब्लड पंप होगा उतना ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे मेरा प्रीलोड डिटरमाइन करता है, और इस तरह से मेरा कार्डियक आउटपुट डिटरमाइन करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है ना, मोस्टली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेरा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में मेरा किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो मेरा कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, पेरिफेरल आर्टरीज, ओके, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज। और दूसरा जो है मेरा डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड पे, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ ब्लड पे। अब अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है उससे तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों ही मेरा मतलब कि प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा फिजियोलॉजी होता है ब्लड प्रेशर का हमारे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझने का प्रयास किए कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है एक्चुअली, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास किए इस वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक और आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।